नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। मैं नेट्स आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी है। दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस के ठीक 75 दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी 2023 को कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की और इस पर 7 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस चार्जशीट के आते ही श्रद्धा मर्डर केस में एक नया मोड़ हमें देखने को मिलता है। हालांकि इस चार्जशीट में 6600 से भी ज्यादा पन्ने हैं और दिल्ली पुलिस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर श्रद्धा के कत्ल से जुड़ी तमाम जानकारी का जिक्र किया है, इसलिए इसे जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन 6600 से भी ज्यादा पन्नों में लिखी गई इस पूरी चार्जशीट को पढ़कर सुना पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस चार्जशीट के कुछ अहम हिस्सों को मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि श्रद्धा का कत्ल किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हुआ और दूसरी बात यह है कि आफताब ने कहा कि इस चार्जशीट को मेरे वकील को न दिया जाए। आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है, इसे बताने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आफताब ये चार्जशीट अपने वकील को देने से मना क्यों कर रहा है। इसकी वजह यह है कि जब दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी 2023 को इस चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया तो आफताब पूनावाला, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर तिहाड़ जेल में कई बार हमले भी हो चुके हैं, इसलिए उसे बाहर निकाला नहीं जाता है। इसलिए उसे अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता है। जब सुनवाई शुरू हुई तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट को अदालत के सामने रखा और अदालत को बताया कि आफताब पर ये आरोप हैं और ये हमारे पास सबूत हैं और इन धाराओं के तहत आफताब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आफताब ने अदालत से पूछा कि क्या ये चार्जशीट मुझे मिल सकती है और वो उसको दिया भी जाएगा क्योंकि ये उसका कानूनन हक है। और दूसरी बात उसने यह कही कि चार्जशीट की कॉपी अभी मेरे मौजूदा वकील को न दी जाए क्योंकि मैं वकील बदलना चाहता हूं और जब मेरा नया वकील आ जाएगा तो मेरे वकील को इस चार्जशीट की कॉपी दे दी जाए। तो अदालत ने उसकी यह बात मान ली और उसे 7 फरवरी तक का वक्त दे दिया। कुल मिलाकर आफताब अपना वकील बदलना चाहता है, लेकिन क्यों ये अभी तक उसने नहीं बताया। लेकिन उसके वकील ने बताया कि आफताब चाहता था कि मैं उससे हर हफ्ते जेल में मिलने जाऊं, लेकिन मैं बिजी होने की वजह से 15 से 20 दिन में सिर्फ एक बार उससे मिल पाता था, शायद इसलिए वह मुझसे नाराज है। खैर, यह उसके और उसके वकील के आपस की बात थी। लेकिन अब सवाल यह है कि उस चार्जशीट की कहानी में क्या है। श्रद्धा का कत्ल आखिर क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और इस कत्ल में आफताब के साथ कोई और तो शामिल नहीं था। फिर उसने ये सब कुछ अकेले ही किया या फिर उसके साथ में और भी लोग शामिल थे। इस चार्जशीट में आधिकारिक तौर पर इन सब चीजों की जानकारी है। हालांकि अभी तक जो भी हम सुनते आए थे वह सब एक अंदाजा था या फिर श्रद्धा के परिवार वाले या फिर उसके दोस्तों या फिर दिल्ली पुलिस या फिर मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो बताया वही सब हम लोग सुनते आ रहे थे। हकीकत क्या थी ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस चार्जशीट के आने के बाद इन सब बातों पर विराम सा लग गया है। अब बात करते हैं कि चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने इतनी तहकीकात करने के बाद कत्ल का जो मोटिव या फिर मकसद बताया है कि आखिर श्रद्धा का कत्ल क्यों किया गया, यही इस चार्जशीट की सबसे अहम बात है। और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी नीलू चौधरी ने इस कत्ल के मोटिव को लेकर
जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस कत्ल के मकसद के बारे में मीडिया को बताया और इसकी पुष्टि की कि आखिर श्रद्धा का कत्ल क्यों हुआ। अब उसकी बात कर लेते हैं। बात है 17 मई 2022 की, जब श्रद्धा और आफताब छतरपुर के उसी किराए के मकान में रह रहे थे। 17 मई को आफताब से श्रद्धा यह कहकर घर से निकलती है कि मैं अपने किसी दोस्त से गुड़गांव मिलने जा रही हूँ। 17 मई की पूरी रात गुड़गांव में ही श्रद्धा अपने एक दोस्त के पास रहती है और यह दोस्त भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही श्रद्धा का दोस्त बना था। लेकिन उस दोस्त का नाम अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि फिर और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से वह अभी उसका नाम नहीं बताना चाहते। खैर, श्रद्धा 17 तारीख की शाम से 18 तारीख की दोपहर तक उसी दोस्त के साथ रहती है और फिर 18 तारीख की दोपहर को वह अपने किराए के घर छतरपुर वापस आती है। और जब वह वापस लौटती है तो आफताब पूनावाला श्रद्धा से पूछता है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी और किस दोस्त के पास थी। तो श्रद्धा उसे अपने दोस्त के बारे में बताती है और फिर उस दोस्त को लेकर श्रद्धा और आफताब के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि आफताब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि श्रद्धा उसके अलावा किसी और से मिले और उसके साथ रात गुजारे। इसलिए वह इस बात को बार बार कुरेद रहा था और श्रद्धा उसे बार बार टाल रही थी। और फिर उसी दोस्त को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता चला गया और शाम होते होते झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आफताब ने श्रद्धा का गला घोट दिया। और फिर जब श्रद्धा मर जाती है तो फिर श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग और उस लाश के टुकड़े करना और किस तरीके से उन लाशों के टुकड़ों को उसने अलग अलग जगहों पर फेंका, इन सारी बातों को वह कैसे अंजाम देता है, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को पहले भी वीडियो के माध्यम से बताई हैं। और जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है उन्हें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वह डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं और जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि श्रद्धा के कत्ल की असल वजह यही थी कि श्रद्धा का एक दोस्त था और 17 मई 2022 को उससे जब वह मिलने जाती है तो 17 मई की पूरी रात उसके साथ रहती है। 18 मई को जब वह अपने घर वापस लौटी तो उसी दोस्त की वजह से आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ और उसी दोस्त की वजह से होने वाले झगड़े की वजह से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। हालांकि इस कत्ल के पीछे अभी तक अलग अलग मोटिव दिए जा रहे थे। उनमें से एक था कि श्रद्धा आफताब से शादी नहीं करना चाहता है और वह उसे छोड़ देना चाहता है, और दूसरा मोटिव ये दिया जा रहा था कि श्रद्धा आफताब से तंग आ चुकी थी और वह आफताब को छोड़ना चाहती थी, लेकिन आफताब को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह श्रद्धा को नहीं छोड़ना चाहता था और इसी वजह से उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। और तीसरी बात यह भी सामने आई थी कि आफताब डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी और लड़की से प्यार करने लगा था, इसलिए उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए श्रद्धा के बारे में बताया कि उसका एक दोस्त था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इसी दोस्त की वजह से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। और जो दूसरी बातें चार्जशीट में कही गई वह यह थी कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने यह केस अदालत के सामने रखा है और उसमें आफताब का बच पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने टेक्निकल, साइंटिफिक और ओरल एविडेंस जो अदालत के सामने रखे हैं वह सारे सबूत बहुत ही ज्यादा पुख्ता हैं और दिल्ली पुलिस का कहना है कत्ल के पीछे आफताब ही इकलौता आरोपी है जिसने यह कत्ल अपने पूरे होशो हवास में किया और लाश के टुकड़े भी उसने खुद ही किए और उन टुकड़ों को ठिकाने भी उसने महरौली के जंगलों में खुद से ही लगाया। इसलिए इसमें कोई दूसरा आरोपी नहीं है, यानी कि इस कत्ल की साजिश में कोई दूसरा शामिल नहीं है और ना ही सबूतों को मिटाने में किसी और ने उसकी कोई मदद की है और ना ही लाश के टुकड़ों
को करने में कोई दूसरा व्यक्ति शामिल है। वह अकेले आफ्ताब ने अपने पूरे होशो हवास में इस कत्ल को अंजाम दिया और अकेले ही लाश के टुकड़ों को भी ठिकाने लगाया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब वह कत्ल उनके पास आया था तो इस कत्ल को हुए पूरे 6 महीने बीत चुके थे, इसलिए इस कत्ल के सबूतों को ढूंढ पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर भी उन्होंने आफ्ताब के बताए हुए ठिकाने यानी कि महरौली के जंगलों से कुछ हड्डियों को बरामद किया और फिर उन हड्डियों के डीएनए की जांच की गई और जांच में मिले डीएनए का मिलान जब श्रद्धा के पिता के डीएनए से किया गया तो वह डीएनए उन हड्डियों के डीएनए से मैच हो गया। इसलिए यह एक पुख्ता सबूत है और यह सबूत खुद कातिल की बताई हुई जगह से बरामद किया गया है। इसलिए यह साफ होता है कि कातिल का सबूतों से डायरेक्ट लिंक स्थापित होता है और इस केस में जितने भी साइंटिफिक टेस्ट हो सकते थे वो सारे टेस्ट दिल्ली पुलिस ने करवाए, जैसे कि डीएनए जांच, ब्लड सैंपल जांच, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, लेड वाइस टेस्ट और वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी। चूंकि उसमें उसके सोशल मीडिया और फोन कॉल को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया था, इसलिए वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी भी जरूरी थी और इस तरीके के तमाम सारे टेस्ट किए गए और वह सभी टेस्ट मैच हुए और इन सभी टेस्ट की रिपोर्ट को चार्जशीट में दाखिल किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस केस में अब कातिल आफ्ताब का बच पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक अगले एपिसोड में। तब तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट कर बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।